नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव 2 साल बाद है, लेकिन जो दूरदर्शी होता है वो इसकी तैयारियों में देर नहीं करता। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का मर्म समझा है। उत्तर प्रदेश के साथ जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल चल रही है, बहुत कुछ इससे कहीं ज़्यादा बिहार में भी उथल पुथल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ अभी लगातार मुख्यमंत्री का शपथ लेना, चुनाव जीतना, शपथ लेना, मंत्रिमंडल गठन करना, मंत्रिमंडल की प्रायोरिटीज़, जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण, ये सब इसकी खबरें, इसकी जो पॉलिटिकल खबरों की जो रेलम पेल है, उसमें राजनीतिक रूप से देश में सबसे ज़्यादा जागृत और राजनीतिक खबरों के लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल राज्य बिहार में काफ़ी कुछ चल रहा है। लेकिन वहाँ की खबरें अभी उतनी राष्ट्रीय पटल पर नहीं दिख रही हैं या जानबूझकर नहीं दिखाई जा रही हैं। कोई कार्य योजना है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलाकर 120 लोकसभा सीटें हैं, 80 उत्तर प्रदेश में और 40 बिहार में। उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को, बसपा मिट गई, कांग्रेस मिट गई, अब एकमात्र बचे दल समाजवादी पार्टी को भी यहाँ घुटनों पर लाना चाहती है। यही वजह है कि चाचा शिवपाल को दाना डाल दिया है। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी ऑपरेशन नीतीश कुमार चला रही है। मंथन में आज बात बीजेपी का ऑपरेशन यूपी बिहार। अचानक अगर बिहार में सुशासन को कुशासन की तरह प्रस्तुत किया जाने लगे, कुशासन को सुशासन को कुशासन की तरह प्रस्तुत किया जाने लगे, ये बताया जाने लगे कि भाई अब वहाँ लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये बताया जाने लगे कि महिलाओं पर जो अत्याचार हैं वो हो रहे हैं, ये बताया जाने लगे कि शराबबंदी के बाद बिहार में भी अभी भी शराब माफिया सक्रिय है। इस तरह की जब खबरें और चीज़ें आने लगें तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। अब तक अपराजेय मुख्यमंत्री कहे जाने वाले नीतीश कुमार की घेराबंदी वहां चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां नीतीश कुमार की जगह उनका अपना मुख्यमंत्री बैठे और एक केंद्रीय मंत्री जो यादव बिरादरी से आते हैं, उनके नाम की चर्चा भी है, वो प्रभारी भी रह चुके वहां के। अब किस तरीके से नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है और इस घेरने की झल्लाहट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में दिख रही है। एक तस्वीर, 2-3 तस्वीरों के जरिए आपको बिहार का पूरा मसला समझाएंगे। फिर वहाँ की जो मौजूदा राजनीति है, चाहे मुकेश सहनी प्रकरण हो, चाहे जो बीजेपी के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, जेडीयू में जो उथल पुथल चल रही है, वो बातें आपको बताएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री एक कानून व्यवस्था के सवाल एक विधायक के पूछने के बाद जब उसमें विधानसभा अध्यक्ष जो बीजेपी कोटे के हैं, उन्होंने इंटरवीन किया और कहा कि इसका जवाब तो देना पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री भड़क उठे। उन्होंने कहा आप कतई इसको कंपेल नहीं कर सकते कि आज ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये काम कोर्ट का है, कोर्ट मत बनिए आप। वो तस्वीर और वो जरा नीतीश कुमार की खींच देखिए। तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है
आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल कि भारत के इतिहास में इस तरीके की बहुत कम घटनाएं हुई होंगी जब एक राज्य का मुख्यमंत्री, वो भी नीतीश कुमार जैसा ताकतवर मुख्यमंत्री, अब पता नहीं कितनी ताकत बची है, लेकिन अभी भी उनको ताकतवर मुख्यमंत्री कहा जाता है। हालांकि उनकी संख्या विधायकों की कम है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार जैसा बिना लाग लपेट वाला सख्त मुख्यमंत्री, अगर इस बात को लेकर इस बात उनको कहनी पड़े कि ये मंजूर नहीं है, ये कतई मंजूर नहीं है, आप कोर्ट मत बनिए। आप विधानसभा हैं, आप सदन हैं, आपको बता दिया गया है, आप कोर्ट की भूमिका में मत आइए। ये गैर संवैधानिक है। अपने ही गठबंधन के साथी दल से जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं सज्जन, उन्हीं की बात पर बहुत वो रिएक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और ये रिएक्शन ऐसे नहीं है, साफ साफ जो प्रोवोकेशन और फिर रिएक्शन। तो जानबूझकर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। यहां विपक्ष की जरूरत नहीं है, यहां सत्ता पक्ष के अंदर ही विपक्ष हो गया। और ये विपक्ष एक रणनीति का हिस्सा है। जिस ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं, ऑपरेशन यूपी और बिहार की, तो बिहार के ऑपरेशन का एक ही हिस्सा है, जहां तक जो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बड़े पुख्ता तरीके से कहते हैं। ये एक हिस्सा है। ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें नीतीश कुमार पर एक कार्यक्रम के दौरान हमला होता है। उसके बाद सोशल मीडिया की एक टीम लग जाती है कि भाई राज्य में शासन नाम की चीज नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, मुख्यमंत्री ही पीटे जा रहे हैं। वो तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर है वो। तो एक ये घटना है। तीसरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में था। और ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, मतलब कुल मिला के 45 डिग्री पर नीतीश कुमार झुके नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने। मैंने आज तक नीतीश कुमार को किसी भी नेता के सामने 45 डिग्री में झुकते नहीं देखा हमने। ये देखिए, एक बार फिर देखिए, ये 45 डिग्री मतलब नतमस्तक कहते हैं इसको। अच्छी बात है अगर श्रद्धा में कोई नतमस्तक हो रहा, लेकिन हम नीतीश कुमार को जानते हैं, वो अक्खड़ और अड़ियल स्वभाव के नेता हैं। वो चाहे जितना नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसा कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां उनके सामने हैं कि वो बिल्कुल नतमस्तक हैं। नरेंद्र मोदी उठे, उन्होंने उनका हाथ में हाथ लिया। नरेंद्र मोदी ने अपना शिष्टाचार उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी। नीतीश कुमार, और जब ये इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार जा रहे थे, तो मैं स्वयं वीवीआईपी गेट पर मौजूद था और वहां का दृश्य तो बड़ा अद्भुत था। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इधर उधर भटक रहे थे, अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की खा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था वहां, क्योंकि अंदर कुर्सियां भरी थी। और जो सुरक्षा कर्मी थे, वो चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो बसवराज बम्बई, और चाहे नीतीश कुमार, वो किसी को सबको 22 पसेरी ही तौल रहे थे। सब धान 22 पसेरी हम देख रहे थे। ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, गवाह हूं। अब इसका कोई वीडियो हमने नहीं बनाया उस समय, एक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि भाई एक मर्यादा है किसी शपथ ग्रहण समारोह की। तो कुल मिलाकर, और उसमें मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार कैसे धक्के खाते वाते जूझते जाजते किसी तरह वो वीआईपी दीर्घा में घुस पाए और सीधे भागते हुए दौड़ते हुए पहुंचे थे। थोड़ा विलंबित हो गए थे, वो जाम में फंस गए थे कहीं। और उसके बाद ये देखिए योगी आदित्यनाथ का अभिवादन और फिर सीधे नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक।
ये कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बिहार में पैदा हो गई जो नीतीश कुमार को नतमस्तक होना पड़ रहा है? क्या नीतीश कुमार की ताकत बिहार में कम हो गई? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सनाफ मल्लाह, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी का डिसेक्शन कर दिया। हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो अब तो खैर एक तरीके से इस पर बैन लग गया है, मेढक के डिसेक्शन पर। तो जब बायोलॉजी के छात्रों को मेढक का डिसेक्शन कराया जाता था, विच्छेदन कराया जाता था, हम लोग करते थे उसको। बाद में इस पर रोक लग गई कि भाई ये बड़ा अमानवीय है, तो अब केवल पढ़ाई चार्ट पे हो जाती है। तो डिसेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी को। उसके जो 3 के 3 विधायक सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिए और पार्टी के विधायकों की संख्या हो गई 0। कुल मिलाकर ये स्थिति वहां की बनी, ये देखा गया। अब नए सिरे से हो रहा है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है और हटाकर उन्हें छोड़ना नहीं चाहती कहीं कि वो छोड़ दे तो देश में वो तीसरे मोर्चे के नेता हो जाएं, वो विपक्ष में कहीं यूपीए में शामिल हो जाएं, कहीं कोई नया गुल खिला दें और 24 के लिए नरेंद्र मोदी के लिए कुछ समस्याएं क्रिएट करें, तो छोड़ना नहीं चाहती। ये खबर ये भी है कि वो राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं। एक तरीके से उनको नरेंद्र मोदी की तरफ से संकेत और संदेश दिया जा चुका है कि वो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अभी भी नीतीश की पार्टी के सांसद हरिवंश जी, जो देश के जाने माने पत्रकार भी रहे हैं, वो इस समय राज्यसभा के उप सभापति हैं, यानी वेंकैया नायडू साहब से के बाद उनके बाद के वहाँ के पदाधिकारी राज्यसभा के। तो ये परिस्थितियां बिहार में देखने को मिल रही। और बीजेपी का ऑपरेशन बिहार, वो 40 सीटों पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की कि वो 40 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा वो जीतें, क्योंकि पिछले 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उससे थोड़ा स्थितियां इतर हैं। आरजेडी थोड़ा मजबूत हुई है वहाँ पे, और लोकसभा का जो डायनेमिक्स है वो अलग होता है। कुछ वहाँ का चुनाव कुछ अलग तरीके से हो सकता है। तो ये चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही हैं। अब ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कुछ और चीज़ें वहाँ नज़र आ रही हैं कि भाई नीतीश कुमार से कहा गया है कि अब आप वहाँ से नमस्कार करिए और दिल्ली आइए, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। चुनावी दृष्टिकोण से उप मुख्यमंत्री भी वहाँ के बदले जाएंगे। वहाँ सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, मंत्री हैं अभी वो बीजेपी कोटे के सम्राट चौधरी, कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। और नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को, जो कभी बीजेपी के पाले में बीजेपी के लाई थे, एनडीए के लाई थे, उनको अपने पाले में करके पार्टी में शामिल कर लिया, उनको अच्छा खासा पद दे दिया। उसके जवाब में जैसे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उसी तरीके से वहाँ नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच रेस चल रही है कि कौन डिप्टी सीएम होगा। इनमें से एक आदमी डिप्टी सीएम होगा और सम्राट चौधरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ भी सरकार में भी बहुत बड़ा बदलाव करने की जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिख दी है। ये बिहार का गणित हुआ। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव का आज का जो पूरा घटनाक्रम था, उन्होंने अपनी पार्टी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई और आज उन्होंने अपनी पार्टी प्रसपा, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी की बैठक बुलाई। हालांकि बहुत गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं इस बैठक में, क्योंकि जब शिवपाल समाजवादी पार्टी के साथ चले गए तो उनके बहुत सारे बड़े क्लोज लोग छिटक के कहीं भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग चले गए। तो अब वो लोग उतने सारे तो लोग नहीं दिखे, लेकिन शिवपाल हैं, उनके पास लोगों की कमी नहीं। लेकिन इस 1.5 घंटे की बैठक में शिवपाल यादव ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो कोई मंथन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन खबरें ये हैं कि वो कुछ अंदर खाने अपने लोगों से राय ले रहे थे कि भाई अब ये मसला है, करना क्या है। पत्रकारों ने इस बैठक के बाद बारंबार पूछा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कोई कह रहा है राज्यसभा में जा रहे हैं, कोई कह रहा भाई आपके बेटे आदित्य
यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब तमाम सारी बातें उनसे सवालात के रूप में पूछी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मुझे किसी बात का जवाब नहीं देना है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। और खींच कर उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के कोई सवाल पर उन्होंने कहा भाई शामिल ही करवा दो फिर तुम। तो इस कदर पत्रकारों ने उनको निकालने की, उनसे कुछ अंदर से निकालने की कोशिश की, लेकिन शिवपाल ने बताकर कुछ नहीं दिया, लेकिन संकेत और संदेश बहुत कुछ दे गए। उस बयान को सुनिए शिवपाल के, मतलब बयान तो क्या, उस अंदाज को देखिए आप। अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। इसका खंडन तो नहीं कर रहे, खंडन भी कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलना है। सर दिल्ली में क्या अमित शाह से मुलाकात हुई थी आपकी? करवा सकते हो, करवा सकते हो, क्यों ऐसी बात? क्या ये सही समय समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है नेताजी के पास? समय है अभी भी चेत जाएं, वरना बड़ा डेंट है, इसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती। अभी तक तो बहुत छोटे छोटे लोग जो है इधर उधर हुए। नो कमेंट, कुछ नहीं बोला। शिवपाल जी से पूछा गया कि भाई क्या अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, तो खींचते हुए पत्रकार से पूछा क्या करवा सकते हो मुलाकात मेरी। लेकिन सवालों का निशाना तो बिल्कुल सही जगह था। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच शिवपाल यादव के आने से भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी और खास तौर पर यादव, इस पर एक मजबूत पकड़ और वो पूरी तरीके से इस वोट बैंक को लेकर मुतमईन हो जाएगी। ये बड़ी वजह है। खबरें तमाम हैं कि शिवपाल जी को राज्यसभा भी भेज सकते हैं। 11 सीटें खाली हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, 75 लोग रिटायर हुए हैं आज ही, तो 11 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। शिवपाल जी को भाजपा के समर्थन से भेजा जा सकता है या भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आदित्य यादव उनकी जगह चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ लोग आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन हम दोनों प्रदेशों को जोड़कर देख रहे हैं कि 120 लोकसभा सीटें, इसका पूरा गणित हमारे सामने नजर आ रहा है। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार रमेश ठाकुर जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका के न्यूज़ पर, और धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। रमेश जी, ये दो राज्यों के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी अब 120 का जो आंकड़ा है, 120 का जो गणित है, अंक गणित है, उसको साधने की कोशिश कर रही है। जो मैं देख पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में शिवपाल का जो घटनाक्रम चल रहा है और समाजवादी पार्टी को किस तरीके से वो डेंट पहुंचाए, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है सबको पता है, आपको भी पता है। बिहार में बड़ा तगड़ा घटनाक्रम चल रहा है। वो मुझे लगता है कि उस तरीके की खबरें राष्ट्रीय मीडिया पर और रीजनल मीडिया भी उस तरह की खबरें दिखा नहीं रहा है। वहाँ मुझे लगता है बड़ा गोपनीय ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या नज़रिया है आपका इस दोनों राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रम पर, और क्या भारतीय जनता पार्टी का ये क्या गुणागणित है? देखिए चौहान साहब, ये स्थितियां होंगी और परिस्थितियां इस तरह की बदली, ये तो पता था, लेकिन ठीक चुनाव जीतने के बाद, शपथ ग्रहण समारोह हो जाने के बाद में इतनी जल्दी ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, इसकी आशंका और अंदेशा हम लोगों को नहीं था। अब जिस तरीके से चुनाव इन्होंने जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि कॉन्फिडेंस इनका बहुत है, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में ये कहीं ना कहीं 24 का डर जरूर है। क्योंकि जब चुनाव परिणाम जब आ रहे थे उत्तर प्रदेश के, विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे 3-4 राज्यों को छोड़ के, तो उनको ये अनएक्सपेक्टेड थे इनके लिए। इनको लग ही नहीं रहा था कि इस तरीके का परफॉर्मेंस हम करेंगे या ये चीजें हमारे फेवर में सारी आ जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, सारी चीजें इनके फेवर में आ जाएंगी। लेकिन ठीक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी 2024 को लेकर चल रही है, वो उन्होंने नहीं छोड़ी है। अब शिवपाल यादव जैसे उनका कन्फ्लिक्ट होता है उनके भतीजे के साथ में, वो तो पहले से चीजें चली आ रही थी चुनाव के समय से। अब जैसे इनकी विधानसभा मंडल की जो मीटिंग हो रही थी 3-4 दिन पहले, जब इनको नहीं बुलाया जा रहा है, तो उसके बाद में ये मुद्दा तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने कैच करा। इनके जितने लोग हैं सब शिवपाल यादव के पीछे लग जाते हैं, इनके घर के पास पहुंचते हैं जाके, और इनका जो अपना एक थिंक टैंकर है, इनको और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास तक लाने के लिए इन्होंने सारी कोशिशें करी। वो अंततः ये सफल भी हुए। अब शिवपाल यादव अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि
यादव कुनबा या यादव जितना बड़ा वोटर है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो सब इनके साथ में आ जाएगा। अगर आ जाता तो परसभा इन्होंने भी बनाई थी, उनके साथ में क्यों नहीं जुड़े? इन्होंने 2-3 उपचुनाव भी लड़े, लोकसभा में भी अपना दमखम दिखाया, तो इनको पता चल गया था कि अब हमारी हैसियत क्या है, हमारी चीजें हमारे साथ में क्या है और जनाधार हमारे साथ में क्या है। मुझे लग रहा है अगर शिवपाल यादव इस बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं या राज्यसभा जाते हैं या दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, ये अगर ये सफल नहीं होते तो मुझे लग रहा है शिवपाल यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो होगा वो तो होगा, बात की बात है, लेकिन शिवपाल यादव के लिए ये बंद गली का आखिरी मकान साबित होगा, क्योंकि इसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे एक एक बिंदुवार एक एक सीटें पे इनकी नजर है। मैं पीलीभीत से आता हूं, पीलीभीत हमारी सीट है, वरुण गांधी वहां से सांसद है। तो वरुण गांधी जिस तरीके से सरकार, चाहे राज्य सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, उनके खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं, तो एक तो सीट वो खाली हो रही है कि वहां पे किसको लाया जाए, क्योंकि वरुण गांधी अगर भारतीय जनता पार्टी से छिड़कते हैं या भारतीय जनता पार्टी उनको हटाती है तो वो निर्दलीय लड़ेंगे पीलीभीत से, क्योंकि उसके बाद में उनके पास सीटें और कोई ऐसी सुरक्षित सीट तो है नहीं है। अगर उनकी माता जी आती हैं सुल्तानपुर छोड़ के तो अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन ये इन स्थितियों को लेके भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटों पे एक एक कैंडिडेट अभी से इन्होंने चुनाव करना शुरू कर दिया है। अब यादव बाहुल क्षेत्र कहां पे है, कहां पे इनका दमखम है, विशेष तौर पे जो जाट लाइन कहा जाता है, एटा, इटावा, मैनपुरी वगैरह, मुझे लगा इन क्षेत्रों को केंद्र में रख के भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव पे एक तुरुफ का पत्ता कह लो या एक कह लो कि एक दांव खेलना चाहती है कि यहाँ का जो जितने भी लोग हैं ये हमारे अगर पक्ष पे जुड़ जाते हो सकता है 2024 में फायदा हो। अब दूसरी बात आ जाती है जब बिहार की राजनीति को अगर देखें हम सही से, तो चौहान साहब मुझे लग रहा उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी जुदा है, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जब आपने भी तस्वीर दिखाई कि ये 85 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर जब नीचे झुक के दंडबद्ध प्रणाम कर रहे हैं, क्या ये वही नीतीश कुमार है जिनको 15 साल से 20 साल से देखते आए हैं? एक बिल्कुल अकड़ जैसी लकड़ी होती थी, लकड़ी की तरह अकड़े होते थे, चाहे सामने प्रधानमंत्री या कुछ हो। आपको हमें याद होगा जब 2013 में नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करने की जब बात कही जा रही थी, उस समय 3 नाम सामने आते थे। रमन सिंह की बात कही जाती थी, नीतीश कुमार की बात कही जाती थी और मोदी जी की बात कही जाती थी। मोदी जी के पास उस समय इतना थिंक टैंकर था नहीं, उनकी पीआर उस समय इतनी मजबूत नहीं थी। एक बार नाम ऐसा भी उछला था कि हो सकता है, क्योंकि एनडीए के सिस्टम में है और एनडीए को बहुत समय से देख रहे हैं, नवज भी देखते हैं, राजनीति को देखते हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नीतीश कुमार को ही बना दिया जाए। तो उस समय जब मीटिंगें दिल्ली में होती थी, हम लोग कवर करने जाते थे, तो जब नीतीश कुमार जी बैठे होते तो सामने से प्रधानमंत्री उस समय आपके जो मोदी जी सामने से निकल जाते थे, पैर पे पैर रखा होता था, पैर भी नीचे नहीं करते थे। वो दौर भी हमने देखा। लेकिन ठीक है, राजनीति में स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन ये भाप चुके थे, चुनाव से पहले नीतीश कुमार भाप चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो बिहार में ये लोग एक्टिव हो जाएंगे, और वही हुआ। जिस तरीके से देखो चौहान जी, ये शायद आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, लंबा आपका कैरियर, हमें तो 15-17 साल की जो राजनीति में जो चीजें हमने देखी हैं, लेकिन 15-20 सालों में जिसने जो पार्टी, चाहे छोटी हो क्षेत्रीय पार्टी, जो बड़ी हो, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करा, वो आप उंगलियों पे गिन सकते उनका हुआ क्या। पता नहीं कोई अपशगुन उनके साथ में जुड़ जाता है, क्या उनके साथ में हो जाता, वो पार्टियां गर्त में चली जाती हैं। एक दौर वो भी था जब दिल्ली में रामविलास पासवान की तूती बोला करती थी, जब यूपीए की सरकार बनती थी, नंबर गेम में कहीं कुछ गड़बड़ी होती थी, तो सोनिया गांधी 9 बजे का लंच करने के बाद टहलते टहलते रामविलास पासवान की जो कोठी आज खाली करवाई है 12 जो उनके पास चली जाती थी कि उनको मनाती थी कि देखो आप पार्टी में आइएगा, सरकार बननी है, अगर गिर जाएगी तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। तो वही रामविलास पासवान जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, आज देखिएगा उनको नामो निशान मिटने को है। वही मायावती हैं जिन्होंने कभी उनसे क्या नाम पार्टी से गठबंधन करा था भारतीय जनता पार्टी से, उनका क्या हो गया। अकालियों की बात ले लो, पीडीपी की ले लो, लंबी सारी लिस्ट है पूरे। रमेश जी, मैं इस जगह आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं
एक टिप्पणी आपकी चाहूँगा कि भाई एक विधायक जीतने वाली अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से के करीब आती हैं और आज उनके बहुत सारे विधायक एक सांसद हैं। मतलब कुल मिलाकर वो उनका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है कि भाई वो 16 पर लड़ती हैं और 12 उनके विधायक जीत जाते हैं, मंत्री बन जाता है। संजय निषाद एक विधायक के लिए परेशान हो रहे थे, बेटा सांसद, खुद इस बार बहुत बड़ी संख्या में विधायक जीत गए और बिल्कुल 5 उंगली घी में है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में तो जब कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती है, चाहे मरी हुई पार्टी हो जाए, लेकिन वो जिंदा हो जाती है। ये शुरुआती दौर की आप बात कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता है, तो स्थितियां अपने आप, मुझे लगता है थोड़ा इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए रमेश जी कि जो भरी पूरी पार्टियां हैं जिनका अच्छा वजूद था वो संपर्क में आई हैं तो वो मुरझा गई हैं, सूख गई हैं। चाहे अकाली हो, चाहे बसपा हो, चाहे इस तरह जिन दलों के आपने नाम लिए, जेडीयू हो, जो ठीक ठाक अच्छी राजनीति अपने दम पर कर रही थी, वो संपर्क में आई तो उनका जो सारा ऊर्जा है वो भाजपा में चली गई और वो बिल्कुल दुबले पतले हो गए और दलों विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या कम हो गई। लेकिन जिनके पास कुछ था ही नहीं, केवल 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार वोट मिलता रहा है, तो वो बिल्कुल इस समय मलाई काट रहे हैं। हालांकि उनका आप आगे क्या हाल हुआ है लोगों का आप बता चुके हैं, आगाह भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये गुणागणित है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप अकालियों की बात कर लो, एक टूटी बोला करती थी अकालियों का पंजाब के अंदर क्या होता था। अब आपने जिस तरीके देखो, वो हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखों को फारसी किया, रिजल्ट सामने है। जो जो पार्टियां आई हैं, आपने छोटी पार्टियों की बात करी, ठीक है, छोटी पार्टियों का देखिए एक जनाधार होता था, एक अपनी वैल्यू होती थी। उत्तर प्रदेश की बात कर लो, चाहे छोटे अपना दल हो जाए, अपने दल की आपने बात करी, उससे पहले चाहे निषाद पार्टी की बात हो, इनका अपना दमखम जरूर था। लेकिन आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ती, मौजूदा चुनाव की अगर बात कर लो, अगर नहीं जुड़ती तो इनकी स्थितियां क्या होती है, वही परसपा जैसे शिवपाल यादव जी घूम रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से। मुझे लग रहा है रमेश जी, क्या मानते हैं अभी, मुझे लग रहा है क्या शिवपाल से भी इसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी, या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? ये आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, ये सवाल मुझे लग रहा है 2.5-3 साल पहले से उठ रहे हैं, जब इनको भारतीय जनता पार्टी खुश होकर इनको बंगला देती है। उस समय भी ये बातें चल रही थी कि हो सकता अब ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो जाते। लेकिन मुझे लग रहा शिवपाल यादव के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। सपा में अब वापस नहीं जा सकते हैं। सपा में जाने की कोशिश उन्होंने करी थी। आपने एक वो तस्वीर भी आपने देखी होगी करहल की, जब खुद ही नेताजी आ जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव जी का। वो नेताजी तो बैठे होते हैं दूसरी सीट पे, जब अखिलेश यादव बैठे होते, और बेचारे की वो स्थिति थी जो बीचों बीच में खड़े हुए हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, और उस मुस्कुराहट में वो हंसी नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन वो तस्वीर अगर देखा जाए हम लोगों को अच्छी नहीं लगी थी और किसी को भी नहीं अच्छी लगी थी। इतने बड़े कद का नेता जो आज समाजवादी पार्टी है और जो कल तक रही है, उसको सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में उनके रोल को आप नकार नहीं सकते हो, क्योंकि उनका जिस तरीके से वो मैनेजमेंट बना के चलते थे, बूथ लेवल पे लेके पन्ना प्रमुख से लेके सारे को सारे उनसे एक दूरियां आज उन्होंने बना ली है। तो मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यादव जो बाहुल्य क्षेत्र है, ये यादव जो वोटर वो भी जा सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर आप शिवपाल यादव के कैरियर, पॉलिटिक कैरियर की अगर बात करो, उसमें अगर कुछ चीजें तलाशो, तो मुझे लग रहा तत्कालिक तो कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन आगे भविष्य काल की अगर आप लंबे समय की राजनीति अगर बात करो कि उनको राज्यसभा बना के कोई मंत्री पद दे दिया जाएगा, उनके बाद में उनके बेटे का उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी में, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है चौहान साहब ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमेश जी, आप ठीक कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वास्तव में शिवपाल यादव इसीलिए बार बार वो पूरे चुनाव में कहते रहे भाई हम तो सपा के साथ जाना चाहते हैं। 100 सीटों से शुरू हुए थे, 40 पर आए और 1 पर इसलिए समझौता उन्होंने कर लिया। वो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित रहेगा, ये मान रहे थे वो कल तक, परसों तक। लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा है। वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका बेटा लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाएगा, खो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में यादव परिवार का हिस्सा होने के कारण उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी। वो मान रहे हैं कि मेरा तो राजनीतिक जीवन एक तरीके से राजनीतिक पारी का
अंत हो गया, या कुल मिला के ये कहें कि राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है। खैर, ये भाजपा, हमने अपने पहले सेगमेंट में बात की है कि जो भाजपा का ऑपरेशन यूपी बिहार, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और वहाँ नीतीश कुमार को, ये दोनों दल अपने अपने इलाके में बहुत ताकतवर हैं और रहे भी हैं, लेकिन अब वो दोनों दल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें उलझते फंसते नजर आ रहे हैं। खैर, राजनीति है, ये कभी कब क्या करवट बदल दे ये पता नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ बहुत अच्छा दिखता है, जो जिनके हाथ में आज पारस है, कल वो पता चला सोने को छू लें वो लोहा हो जाए। यही राजनीति है।